तो गाइस, नागरिकता के बारे में बात करें, हम लोगों ने कल एक लॉजिकल सीक्वेंस जैसा कुछ पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो कि वो लॉजिकल सीक्वेंस क्या था दोस्तों। लॉजिकल सीक्वेंस क्या था? दरअसल में लॉजिकल सीक्वेंस ये था कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली जो घर है वो कहां है, कितने एरिया में है, किधर है एग्जैक्टली। गाइस फोटो नहीं आ रही है, वीडियो रुक गया, ऐसा कुछ है क्या? क्या वीडियो स्टक हो रही है क्या? बिकॉज ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ से जिसमें कि वीडियो स्टक हो जिसकी वजह से, है ना। तो बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए सही है, कुछ एक दो स्टूडेंट्स के एंड पर दिक्कत आ रही है ना। नो इश्यूज। हमने देखा था कि पहले इलाका जो है वो डिफाइन हो गया, इलाका डिफाइन हो गया। गुड इवनिंग अंशुल। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर ये डिफाइन होगा कि जो उसमें रहने वाला है, जो उसमें रहने वाले हैं उनके बारे में बात की जाएगी। या तो वो कंप्लीटली बिलोंग करेंगे राइट यहीं पर, या फिर कहीं और, राइट कहीं और। यानी कि सिंपल सी बात अगर मैं आपसे कहूं, राइट, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं कि देखो कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी देश में अगर वो रहता है, किसी भी देश में रहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग सीमा एंड ओजस, वेरी गुड इवनिंग प्रिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में अगर रहता है दोस्तों, तो ऐसे में वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति या तो एक नागरिक हो सकता है, या तो एक नागरिक हो सकता है, या तो वो एक गैर व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना, गैर नागरिक। इंग्लिश में बोले तो या तो वो सिटीजन हो सकता है या फिर वो एलियन हो सकता है। बात समझ में आई सभी लोगों को? वेरी गुड इवनिंग विवेक, वेरी गुड इवनिंग। देखो भाई, कोई भी देश की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, स्टेट की जो पॉलिटिकल एंटिटी है, उसमें दो प्रकार के मतलब दो प्रकार की कैटेगरीज होती हैं उसकी जनसंख्या में। पहली कैटेगरी का नाम है नागरिक या सिटीजन, और दूसरी कैटेगरी का नाम है ना गैर नागरिक, गैर नागरिक या एलियंस। ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि डिफाइन किसे किया, कैसे किया जाए? हु इज अ सिटीजन? हु इज अ सिटीजन? आपके मन में भी यही सवाल आया होगा ना भाई कि ये नागरिक नागरिक सर इतना जो बोल रहे हैं, ये नागरिक होता कौन है? एग्जैक्टली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जैक्टली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो भाई, डेफिनेशन तो एग्जैक्टली ऐसे आप समझिएगा, राइट, दैट द फुल टाइम political members of a sovereign state, ठीक है ना, फुल टाइम पॉलिटिकल मेंबर ऑफ अ सोवरीन स्टेट हु constitute the state, constitute the people of the state। ये क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ ये? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ऐसे लोगों को नागरिक कहा जा सकता है, ऐसे लोगों को नागरिक कहा जा सकता है जो कि किसी भी संप्रभु राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उस संप्रभु राज्य के संस्थापक या उसके निर्माताओं का, जो निर्माता जन होते हैं, उसका भाग तैयार करते हैं। यानी कि अगर कुछ लोगों से मिलकर के देश बना हुआ है, कुछ लोगों से मिलकर के देश बना हुआ है,
जाहिर सी बात है, देश क्या है? देश मतलब एक तरीके का जन समूह ही तो है, जिसके पास एक राजनीतिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक पहचान है ना? सहमत हो आप सभी इस बात से ना भाई? अब ऐसे में राजनीतिक रूप या राजनीतिक स्वरूप जिस प्रकार के लोगों के द्वारा उसे प्रदान किया गया, वही लोग जो हैं नागरिक कहलाते हैं। अर्थात भारत में जो रहने वाले विदेशी हैं, जिनको अभी भी जिनके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है, उनकी वजह से भारत का निर्माण नहीं हुआ, या भारत राज्य जो है वो उनके चलते नहीं निर्मित हुआ है। भारत राज्य निर्मित हुआ है भारतीयों की वजह से, और भारतीय जो है ऑब्वियसली भारतीय नागरिकों की वजह से। और नागरिक इसी वजह से कौन हो गए? फुल टाइम पॉलिटिकल मेंबर्स ऑफ अ सोवरीन स्टेट, ऑफ अ सोवरीन स्टेट। क्लियर है सभी लोगों को? एक संप्रभु राज्य के संपूर्ण कालिक सदस्य, उन्हें नागरिक है। इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, कि एक संप्रभु राज्य, एक संप्रभु राज्य के विधिक मानकों के अंतर्गत सिद्ध संपूर्ण राजनैतिक सदस्य नागरिक कहलाता है। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुई? क्या क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड इवनिंग अंजलि एंड मुकेश, वेरी गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। ये लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर एक सोवरीन कंट्री है, मान के चलिए एक संप्रभु देश है, उसने कुछ पैरामीटर तैयार किए हैं, उसने कुछ कानूनी पैरामीटर तैयार किए हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तभी नागरिक माना जाएगा, है ना? तो जो व्यक्ति उस निर्धारित पैरामीटर को फुलफिल करेगा, वो व्यक्ति कंप्लीट पॉलिटिकल मेंबर कहलाएगा, यानी कि नागरिक कहलाएगा। अब एक सवाल आया है मनीष जी का कि सर संप्रभु क्या है? तो मनीष जी, इस सवाल के बदले में मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि क्या आपने इसके पहले के 2-4 लेक्चर देखा है आपने? अगर नहीं देखा है तो उसको दोबारा देखिए, और अगर देखा है फिर भी दोबारा देखिए, एक बार रिवाइज करिए। रवि जी ने बड़ा एक शानदार लाइन लिख दी है कि पिताजी के द्वारा लिया गया निर्णय पड़ोसी ना बदल सके, यही संप्रभु है। बहुत बढ़िया यार फैन रवि, बहुत अच्छे। सॉरी। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे संविधान में नागरिकता के संबंध में कुछ प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन नागरिकता से संबंधित प्रावधान दरअसल में 2 प्रकार के जो है कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 2 प्रकार की कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, 2 तरीके कौन कौन से हैं। तो गाइस, on या up to 26th of January 1950, on या up to 26th of January 1950, इसके लिए संविधान के आर्टिकल्स या संविधान के अनुच्छेद संख्या, संविधान के अनुच्छेद संख्या 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, ये सब के सब जो है क्या थे? ये सब के सब नागरिकता को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन दोस्तों, आफ्टर 26th of January 1950, ठीक है ना, 1950, उसके बाद अगर नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को देखने की बात की गई तो दोस्तों उसके लिए
राइट, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम जो है, या द सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट जो है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये लाया गया, ठीक है ना, ये लाया गया। अच्छा, सिटीजनशिप एक्ट जो है दोस्तों, ये एग्जैक्टली कब लाया गया, ये एग्जैक्टली कब लाया गया? तो गाइस ध्यान रखिएगा कि 1955 में, 1955 में जो है इस अधिनियम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों एक बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जब ये 1955 में लागू हुआ तो 5 साल तक फिर कैसे डिसाइड होता था कि नागरिक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। दोस्तों 5 साल तक सभी के लिए ना वेव ऑफ पीरियड था, हम कह सकते हैं कि फ्लोटर पीरियड था, है ना, क्योंकि जो नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू हुआ दोस्तों, ये रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि पिछले समय काल से, पिछले समय काल से ये लागू होता है, ठीक है ना। पिछले समय काल से लागू होने का क्या मतलब हुआ कि जैसे 1955 में पास हुआ लेकिन लागू माना जाएगा 1950 से। ये कुछ वैसी ही बात हो गई कि जैसे आप जो है किसी से आज ही मिले और आप कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है, हम लोग एक दूसरे को जन्मों से जानते हैं। तो वैसे ही कानून भले ही आज पारित हुआ है 1955 में, पर ये ऐसा प्रभावशाली, इसका प्रभाव इसका ऐसा है कि ये 1950 में 26 जनवरी से ही प्रभावी माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा, ठीक है ना। सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ऑलराइट एवरीवन। अब अगर एक सवाल मन में हमारे ये आता है कि इतना ज्यादा जो हम नागरिकता के ऊपर जोर डाल रहे हैं, आखिर ऐसा क्या विशेष होता, आखिर ऐसा क्या विशेष होता है नागरिकों के पास नागरिकता होने से या न होने से? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नागरिकता अगर आपके पास है, अगर नागरिकता आपके पास है तो आपको कई सारे ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जो एलियंस को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। एलियंस को नहीं मिलेंगे। जितने लोगों को ये लगता होगा कि एलियंस किसी दूसरे ग्रह के लोगों को कहा जाता है, तो पॉलिटी में एलियंस दूसरे देश के लोगों को कहा जाता है, ठीक है, फॉरेनर्स को। तो भाई इसमें ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिनका फायदा सिर्फ नागरिकों को ही मिल सकता है, जैसे कि सामाजिक समानता, रोजगार और अवसरों में समानता, स्वतंत्रताएं जितनी भी हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, संवाद की स्वतंत्रता हो गया, आवागमन की स्वतंत्रता हो गया, संगठन की स्वतंत्रता हो गया, ठीक है ना। ऐसे तमाम स्वतंत्रताएं, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो आपके सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक अधिकार हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार एक अल्पसंख्यक के रूप में हो सकते हैं, वो अधिकार भी आपको तभी मिलेंगे जब आप यहाँ के नागरिक होंगे, ठीक है। लोकसभा और स्टेट असेंबली, इनके चुनावों में आप तभी हिस्सा ले सकते हैं जब आप यहाँ के नागरिक हो। यहाँ के राजनीतिक संगठनों का एक हिस्सा बनना, राजनीतिक तंत्र का हिस्सा बनना, मंत्री बनना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, राज्यपाल बनना, कोई भी राजनीतिक संवैधानिक पद संभालने के लिए आपके पास एक योग्यता तो अवश्य होनी चाहिए, वो है नागरिकता, वो है नागरिकता, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आप लोगों के लिए
ये एब्सोल्युटली क्लियर होगा कि नागरिक बन करके क्या-क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। ठीक है ना? जितने भी संवैधानिक पद हैं भारत का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सीएजी, ठीक है ना, यूपीएससी का चेयरमैन, स्टेट पीसीएस का चेयरमैन, इनके मेंबर्स हो गए, लोकपाल हो गया, मतलब एक्सवाइजी आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी देखिए, one criteria must be there that the person should be, rather must be the citizen of India, भारतीय नागरिक होना ही चाहिए। सब लोगों को मेरी बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई, हाँ कि ना, फटाफट बता दो। और गाइस आई थिंक कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये खुद ब खुद क्लास से, क्लास मतलब उनकी खुद ब खुद साइन आउट हो जा रही है। ऐसा हो रहा है क्या कि किसी किसी की क्लास अपने आप ही जो है वो क्लियर बंद हो जा रही है, या उसमें से आप अपने आप ही लॉग आउट हो जा रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि आई कैन सी अ फ्यू स्टूडेंट्स जो पहले ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे, तो वो दोबारा से उनका ज्वाइनिंग जो है वो दिखा रहा है। एनीवेज, तो आई थिंक कोई भी और इश्यू नहीं होगा किसी भी प्रकार का। अब जरा देखें कि संविधान में नागरिकता के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिए गए थे। तो जैसा कि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि दोस्तों 26 जनवरी 1950 तक, अच्छा एक चीज आप देखिए, लॉजिकल तरीके से अगर आप सोचेंगे ना, तो आपके सारे डाउट्स अपने आप दूर होते जाएंगे। कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान का वो कौन सा आर्टिकल या कौन सा हिस्सा था जिसको कि 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू कर दिया गया था, तो दोस्तों आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक का जो प्रावधान था 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू कर दिया गया था। क्यों लागू कर दिया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1950 जो है उसके लिए अंतिम दिन के तरह था। इट वॉज द लास्ट डेट फॉर दैट। ठीक है ना? आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11, जिसमें कि दोस्तों आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 जो है ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है, ध्यान से सुनिएगा ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है जो व्यक्ति सामान्य निवासी हैं। क्या है? सामान्य निवासी। ठीक है ना? ये रटना नहीं, ये बस इतना समझ लेना कि यही चीज इसमें बताई गई है, मोटी मोटी यही बात इसमें की गई है। आर्टिकल 6 में मोटी मोटी क्या बात की गई है कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, जो व्यक्ति उस इलाके से, है ना, उस इलाके से आया है जिस इलाके में पाकिस्तान निर्मित हो गया, जिसमें पाकिस्तान निर्मित हुआ। आर्टिकल 7 और भी आसान है दोस्तों, ये ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में है जो व्यक्ति भारत से उस इलाके में जाकर लौटा हो, है ना, जहां पाकिस्तान निर्मित हुआ। मतलब कि अगर कोई दिल्ली में रह रहा था और लाहौर जाकर के रहने लगा, उसके बाद फिर लौट आया दोबारा, तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में बताएगा। सबको समझ में तो आ रहा है ना? ये बहुत आसान है, अभी इसका डिटेल भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि जो सामान्य अनिवासी हो, सामान्य अनिवासी हो, नॉन रेजिडेंट हो। देखो कितनी अच्छे तरीके से आपने एक एक शब्द में इस पूरे चारों आर्टिकल्स को आपने समझ लिया।
अब जरा इनकी डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है कि देखो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म जो है भारत में हुआ हो, उस इलाके में जिसको 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारत के रूप में डिफाइन किया गया है। बात समझ में आई क्या? मतलब कि आज के जमाने का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब इलाके जिसको भारत का दर्जा दिया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उस व्यक्ति के माता पिता का जन्म हुआ हो या उस व्यक्ति के ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, है कि नहीं? ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, या फिर दोस्तों इनका जन्म कहीं भी हुआ हो, बाहर ही क्यों ना हुआ, लेकिन कंडीशन क्या है कि 26 जनवरी 1950 का जो तारीख है, ठीक है ना, इस तारीख तक 5 वर्षों से लगातार वो व्यक्ति भारत का सामान्य निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य निवासी होना चाहिए। और वो भी कौन से भारत का? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में परिभाषित किए गए भारत का। समझ में आया दोस्तों? यानी कि जो वर्तमान भारत है उसमें परिभाषित किए गए भारत का। तो जिसका जन्म चाहे देश में हुआ हो चाहे विदेश में हुआ हो, लेकिन 26 जनवरी 1950 की तारीख में वो व्यक्ति 5 साल से साधारणतया उस इलाके का निवासी बनकर के रह रहा हो, जिस इलाके को आज हम भारत देश के रूप में जानते हैं, तो उस व्यक्ति के पास ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। Am I making sense to all of you? हाँ जी, क्या सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है? गाइस, इसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 5 अगर सबको समझ में आ गया हो तो आर्टिकल 6 पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आवश्यक है, बहुत इजी भी है एक्चुअली समझना। ये कहता है दोस्तों कि आपको अंदाजा होगा मेरे ख्याल से कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है ना, बंटवारे का प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है। और दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी थी कि भारत का बंटवारा तो अब होकर के ही रहेगा। अब ऐसे में कुछ व्यक्ति जो कि मुस्लिम इलाकों में रह रहे थे, जो कि आजकल पाकिस्तान का इलाका बन चुके हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा इलाका हो गया, सिंध का इलाका हो गया, बलूचिस्तान का इलाका हो गया, बंगाल का पूर्वी इलाका, पंजाब का पश्चिमी इलाका हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर 18 जुलाई 1948 तक, इसको हम लोग 19 जुलाई से पहले भी बोल सकते हैं, है ना। तो भाई 19 जुलाई 1948 से पहले तक या 18 जुलाई 1948 तक अगर कोई व्यक्ति उस इलाके से भारत वाले इलाके में आ गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली 26 जनवरी 1950 को वो क्या मिल जाएगी दोस्तों? उसे ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी, उसे ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। बात क्लियर है ना सभी लोगों को?
अब अगर जरा एक सिचुएशन को आप इमेजिन करिए कि जहां पर वो 19 जुलाई या उसके बाद के तारीख में भारत में एंटर करते हैं। सपोज वो 19 जुलाई को या 20 जुलाई को या 31 जुलाई या 1 जनवरी 1949, ठीक है ना, मतलब किसी भी तारीख को जो कि 18 जुलाई 1948 न हो, उसके बाद की तारीख हो, उस तारीख में अगर कोई एंटर करता है दोस्तों, कहां से एंटर करेगा? जिस इलाके को हम आज पाकिस्तान कहते हैं उस इलाके के एरिया से, जिस इलाके को हम आज भारत कहते हैं उस एरिया में एंटर करेगा और इस तारीख के बाद एंटर करेगा, तब उसे तुरंत के तुरंत नागरिकता नहीं मिलेगी 26 जनवरी 1950 को, बल्कि उसके लिए कंडीशन रहेगी दोस्तों कि कम से कम आप ध्यान रखिएगा, उसको 6 महीने तक एक रजिस्टर्ड माइग्रेंट के तौर पर रहना पड़ेगा और उसके बाद ही उसे नागरिकता मिलेगी। ठीक है, 6 महीने तक उसे रजिस्टर्ड माइग्रेंट के तौर पर रहना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को? अब रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स कौन है? रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स वो हैं जो कह सकते हैं कि माइग्रेंट्स के या प्रवासियों के तौर पर पाकिस्तान के इलाके से भारत में आए या भारत के इलाके से पाकिस्तान में गए, उन्हें हम माइग्रेंट्स या प्रवासी कहते हैं। ठीक है ना? आर्टिकल 7 में क्या कहता है दोस्तों? बड़ा क्लियर बात बताता है, बड़ी क्लियर बात बताता है। ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो 1 मार्च के बाद 1947 में 1 मार्च के बाद पाकिस्तान चला गया हो और आजादी के पहले लौट आया हो, आजादी के पहले जो है वो लौट आया हो, ठीक है ना? तो ऐसे में जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गया है पाकिस्तान में, जो यहां पे रहता था, है ना, दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, है ना, पश्चिम बंगाल, यहां कहीं पर रहता था, पर उस इलाके में चला गया जिस इलाके को पाकिस्तान में शामिल किया जा सकता था, जैसे कि पूर्वी बंगाल में, सिंध में, है ना, पश्चिमी पंजाब में, इन सब इलाकों में चला गया। लेकिन आजादी के पहले लौट आया है, मान लो, फिर भी गया तो था, तो ऐसे में उसकी नागरिकता इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा एक माइग्रेंट के तौर पर, और 6 महीने तक माइग्रेंट के तौर पर उसे रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन देगा, जिसके बाद जाकर के उसे नागरिकता मिलेगी। ठीक है ना? ये सब नागरिकता वगैरह कब मिलेगी दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को फाइनल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को आप जानते ही हैं कि अगर कोई 6 महीने तक रजिस्टर्ड माइग्रेंट के तौर पर रहा भी होगा तो ऑलरेडी उसका टाइम पूरा हो चुका रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है सभी लोगों को? आर्टिकल 8 क्या कहता है दोस्तों? ऐसे वापस कब आया मनीष जी? वापस आ गया था आजादी के पहले, यानी उसके मन में थोड़ा सा एक बार लालच आ गई थी कि चलो पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि भैया तुम जब पाकिस्तानी बनने के लिए अपने मन में सोच चुके थे, तुम पर कैसे भरोसा कर ले भाई, है ना? वो तो वहां पर दाल नहीं गई, इसलिए चला यहाँ पर, वरना जाते ही क्यों? तो जब गए हो 1947, वो भी 1 मार्च के बाद, और 4 महीने के अंदर अंदर, यानी 15 अगस्त 1947 तक आप लौट भी आए हो, ठीक है ना? या चलो 26 जनवरी 1950 तक भी अगर आप लौट आए हो, तो भी शर्त क्या पूरी करनी पड़ेगी कि कम से कम आपको एक पंजीकृत प्रवासी के, रजिस्टर्ड माइग्रेंट के तौर पर 6 महीना आपने बिता लिया हो भारत देश में। बात समझ में आई क्या? जिसका 26 जनवरी 1950 को माइग्रेंट के तौर पर 6 महीना पूरा नहीं हुआ रहेगा, वो व्यक्ति नागरिक नहीं बनेगा। क्लियर है सभी को? आर्टिकल 8 जो है दोस्तों बड़ा क्लियर कट बात करता है। जैसे आर्टिकल 5 में हमने आपसे बताया था कि कोई भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स, जिनका ग्रैंड पेरेंट्स भारत में, वो भी अनडिवाइडेड इंडिया
जैसा डिफाइन किया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उस इलाके में पैदा हुए हों और वो व्यक्ति आमतौर पर भारत के उस इलाके में रह रहा हो पिछले 5 साल से जहां पर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया। अगर वही आदमी विदेश में कहीं पर रह रहा हो, नॉन रेजिडेंट हो, अप्रवासी हो और निवासी हो, नॉन रेजिडेंट हो, एनआरआई हो, और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो, तो वो क्या करेगा दोस्तों? आर्टिकल 8 के अंडर में वो व्यक्ति क्या करेगा कि संबंधित देश में जहां पर वो रह रहा है वहां पर भारतीय दूतावास में वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपना एप्लीकेशन देगा और वहीं पर स्वीकृति मिल जाने से 26 जनवरी 1950 तक ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई? सॉरी, ऑलराइट। अब अगर देखें दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 8 तक तो ये नागरिकता कैसे दी जाएगी वो बात की गई है। आर्टिकल नंबर 9 और 10 जो है ये कहते हैं कि नागरिकता कब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, कब नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत आसान आर्टिकल्स हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बन जाता है अपनी मर्जी से, तो आर्टिकल 9 कहता है कि उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भारत का नागरिक उसे नहीं माना जाएगा। बात सिंपल, ठीक है ना? अगर कोई व्यक्ति संसद के बनाए किसी कानून के अधीन भारत का नागरिक बना रहता है तभी तक उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, अदरवाइज उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये बात आर्टिकल 10 में कहलाई गई है दोस्तों। और आर्टिकल 11 क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्टिकल 11 कहता है। आर्टिकल 11 कहता है, ठीक है ना, कि नागरिकता से संबंधित या नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान समाप्त करने, लागू करने, परिवर्तित करने, इन सभी का अधिकार किसके पास होगा दोस्तों? संसद के पास। किसके पास होगा? संसद के पास होगा। ऑलराइट एवरीवन, संसद के पास होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि वास्तव में इसी आर्टिकल 11 के द्वारा दिए गए अधिकार के वजह से ही 1955 से लेकर के 1955 होगा ना, ये 56 लिखा हुआ है, ये 55 होगा, सॉरी, ठीक है ना। 1955 से लेकर के और आज तक नागरिकता अधिनियम या उसमें किए गए कोई भी बदलाव जो है ये आर्टिकल 11 के द्वारा दी गई शक्ति के माध्यम से ही संसद इस बदलाव को लागू कर सकी है। ठीक है ना? तो भाई ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के कानूनी विधान में नागरिकता को एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप जो है वो रख के माध्यम से उसको व्यक्त किया गया है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, अपने राज्य के नागरिक नहीं होंगे। कोई यूपी का नागरिक नहीं होगा, तमिलनाडु का नागरिक नहीं होगा, केरला, उड़ीसा का, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का नागरिक नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्र में रहता है और भारतीय राजनीतिक तंत्र का एक संपूर्ण सदस्य है, वो भारत का ही नागरिक है और किसी भी अन्य राज्य, अन्य देश का नागरिक नहीं है। ठीक है ना? तो हमारे देश में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप जो है वो उसका प्रावधान किया गया है। देयर इज
no provision for any type of the double or dual citizenship. बात सबको समझ में आई क्या? हाँ जी, ठीक है ना। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में जब एकल नागरिकता है तो आप ये भी जानते होंगे कि नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले जो अधिकार होते हैं वो अधिकार भी सभी नागरिकों को एकीकृत रूप से ही प्रदान किए जाते होंगे, जैसे कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आवेदन करना या परीक्षाओं में उपस्थित होना। ये ऐसा अधिकार है दोस्तों जो कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आवेदन करना संसद के पास, किसके पास होगा? संसद के पास होगा। ऑलराइट एवरीवन, संसद के पास होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि वास्तव में इसी आर्टिकल 11 के द्वारा दिए गए अधिकार के वजह से ही 1955 से लेकर के 1955 होगा ना, ये 56 लिखा हुआ है, ये 55 होगा, सॉरी, ठीक है ना। 1955 से लेकर के और आज तक नागरिकता अधिनियम या उसमें किए गए कोई भी बदलाव जो है ये आर्टिकल 11 के द्वारा दी गई शक्ति के माध्यम से ही संसद इस बदलाव को लागू कर सकी है, ठीक है ना। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के कानूनी विधान में नागरिकता को एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप जो है वो रख के माध्यम से उसको व्यक्त किया गया है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, अपने राज्य के नागरिक नहीं होंगे। कोई यूपी का नागरिक नहीं होगा, तमिलनाडु का नागरिक नहीं होगा, केरला, उड़ीसा का, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का नागरिक नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्र में रहता है और भारतीय राजनीतिक तंत्र का एक संपूर्ण सदस्य है वो भारत का ही नागरिक है और किसी भी अन्य राज्य, अन्य देश का नागरिक नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे देश में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप जो है वो उसका प्रावधान किया गया है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी टाइप ऑफ द डबल और डुअल सिटीजनशिप। बात सबको समझ में आई क्या? हाँ जी, ठीक है ना। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में जब एकल नागरिकता है तो आप ये भी जानते होंगे कि नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले जो अधिकार होते हैं वो अधिकार भी सभी नागरिकों को एकीकृत रूप से ही प्रदान किए जाते होंगे, जैसे कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आवेदन करना या परीक्षाओं में उपस्थित होना। ये ऐसा अधिकार है दोस्तों जो कि भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो ऐसा अगर आपको लगता हो कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप जो है किसी भी प्रकार से मणिपुर की या अरुणाचल के या फिर तमिलनाडु इत्यादि के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आवेदन नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। केवल जो अन्य निर्धारित क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना जरूरी रहेगा, ठीक है ना। नागरिकता या निवास स्थान की वजह से ऐसा आपके ऊपर कोई रोक लगाई जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? ठीक है। अब आइए जानते हैं कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। दोस्तों भारत में नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि जन्म से नागरिक हो सकता है कोई व्यक्ति, वंश से नागरिक हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सकती है उसे, या किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया गया उसके द्वारा भी वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है ना। आइए जानते हैं कि जन्म से भारत में नागरिकता
कैसे प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ना कुछ तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ तारीखें जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987। इस तारीख के पहले, इसके पहले दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वो उसकी फ्लाइट जा रही हो, एक पेरेंट्स हो जिसकी फ्लाइट जा रही हो, वाइफ प्रेग्नेंट हो, गाड़ी जो है फ्लाइट जो है लैंड करती है दिल्ली में और उनके बच्चे का जन्म होता है वहीं एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में, वो बच्चा भारत का नागरिक, वो बच्चा भारत का नागरिक। इतना आसान कि भारत में जन्म हुआ तो भारत का नागरिक माना जाएगा, बात सिंपल से, ठीक है। भारत में जन्म हुआ तो भारत का नागरिक वो माना जाएगा। अप टू 1987 द 1 जुलाई दोस्तों यही नियम लागू रहता था, ठीक है ना, यही नियम लागू रहता था। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि दिसंबर 10th, ठीक है, दिसंबर 10th 2010 नहीं, मतलब दिसंबर है ना 4th मान लीजिए 2004, ठीक है ना। अब इसमें एग्जैक्टली जो है वो सेकंड से दिसंबर था या 4 दिसंबर था, एक बार मैं इसको भी थोड़ा सा कंफर्म करके आपको बताऊंगा, 2 दिसंबर था या 4 दिसंबर था 2004 में, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके द्वारा है ना, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है जन्म के आधार पर, ठीक है ना, जन्म के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा कि उस व्यक्ति को तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उस व्यक्ति के कम से कम एक पैरेंट का है ना भारतीय नागरिकता एक पैरेंट के पास हो, कम से कम एक पैरेंट के पास या एक उसके माता के पास या उसके पिता के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है सभी लोगों को। अब अगर बात करें दोस्तों, अगर बात करें कि 2004 के बाद फिर क्या बदलाव आ गया दोस्तों, 2004 के बाद फिर क्या बदलाव आ गया, तो ध्यान रखिएगा 2004 के बाद बदलाव ये आ गया कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है, अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है तो ऐसे में या तो उसके दोनों पेरेंट्स के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है ना, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, ऑलराइट, या फिर कम से कम एक पेरेंट के पास भारत की नागरिकता हो और दूसरा पेरेंट अवैध जो है माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है गाइस। ये तारीख जो है ना, ये तारीख जो है दिस वाज 3rd दिसंबर 2004, 3rd दिसंबर 2000, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि यही तारीखें आखिर क्यों ली जा रही हैं कंसिडरेशन में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 को अलग अलग समय पर संशोधित किया गया है, अलग अलग समय पर संशोधित किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सिटीजनशिप, ठीक है ना, अमेंडमेंट एक्ट, यानी CAA। अब जितने हमारे मासूम बच्चे होंगे, कई मासूमों को ऐसा लगता होगा कि CAA जो है वो पहली बार 2019 में आया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। CAA दोस्तों 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, इतनी बार हमारे देश में CAA जो है वो पास हो चुका है। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल सिंपल एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने 2019 के पहले
इसके बारे में कभी कुछ सुना भी था। दरअसल में क्या होता है ना कि सोशल मीडिया के आने से आज की तारीख में ऐसे-ऐसे लोग भी एक्सपर्ट बन गए हैं जिनके पास 2 पैसे की जो है समझदारी नहीं है, लेकिन वो सब के सब जो है अपनी-अपनी ओपिनियन को बाकायदा मतलब सरकार के सामने रखते हैं और न सिर्फ रखते हैं बल्कि लड़ते हैं कि सही हम सही कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं और ये सब गलत हो रहा है। तो गाइस आप लोग लकी हैं कि आप सभी बच्चे जो है वो सिविल सेवा की तैयारियों में आए हैं, जिसकी वजह से आपने इन चीजों के बारे में गहराई से जानने की, समझने की कोशिश की है, आपके अंदर उस बात की जिज्ञासा है। वरना आप सब तो जानते ही होंगे कि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, है ना? आधा ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना? तो अगर आपको आधा ज्ञान देखना हो तो जरा कभी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर कभी आम इंसानों के, सबके मतलब ज्यादातर लोगों के, मतलब कहूंगा मैं कि 90% लोगों को आप देखेंगे कि यही सब बकवास कर रहे हैं। एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन की क्षमता खत्म कर चुके हैं, है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे दोस्तों, तो ये 1986 में जो बदलाव हुआ था ना, उसी बदलाव को दोस्तों 1987 1 जुलाई से लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक, 2004 में कौन सा लागू हुआ था दोस्तों? जो 2003 में पारित हुआ था वो 2004 में लागू हुआ था, ठीक है ना? और ये सोचो जरा कि इस दौर में जो सरकार थी, जब अधिनियम पारित हुआ 2003 में तो बीजेपी की सरकार थी। 2004 में जब लागू हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। चुपचाप बिना हल्ला काटे लागू भी हो गया और कोई शोर शराबा, कोई हो हल्ला, कोई तमाशा नहीं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा राजनीतिक सूझबूझ अच्छी हुआ करती थी पहले। एनीवेज, इसके बाद की तारीख में अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो क्या उसे नागरिक माना जाएगा? तो उसे नागरिक मानने के पीछे दोस्तों कुछ शर्तें रहेंगी, जैसे कि उसके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, अथवा कोई एक नागरिक है तो दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये कंडीशन जो है, राइट, ये कंडीशन जो है ध्यान रखिएगा 2004 के बाद बढ़ा दी गई। प्रभा का कहना है इसमें दोहरी नागरिकता का तो प्राप्त थी, लेकिन मत का अधिकार नहीं था। प्रभा जी, आप एग्जैक्टली दोहरी नागरिकता हमारे देश में कभी भी प्रदान नहीं की गई, दोहरी नागरिकता, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा लग रहा है तो आई थिंक कि इस गलतफहमी को बहुत जल्दी दूर करना आवश्यक है। हमारे देश में कभी भी दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं की गई थी दोस्तों। अगर आपको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, राइट, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना, हाँ, अगर आपने इसको या इसके प्रावधान को दोहरी नागरिकता से जोड़ करके देख लिया है तो ये वही गलतफहमी है जो कि उस दौर में नागरिकता अधिनियम के संशोधित होने के बाद सैकड़ों हजारों लोगों को हुआ था, जिसकी वजह से सरकार ने संशोधन कर दिया उसका 2015 में, ठीक है? तो ये चीज 2005 से 2015 के बीच में चर्चा में रहती थी कि क्या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है क्या वो दोहरी नागरिकता से संबंधित है? ऐसा कुछ था तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा समझा जाता था, ठीक है ना? ये बात हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, जन्म से नागरिकता प्राप्त होने के तरीकों पर आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। डिसेंट या वंश से कैसे नागरिकता प्राप्त होती है? तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है उसके लिए। ध्यान रखिएगा कि वंश से नागरिकता कैसे मिलती थी। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 तक अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ
जन्म भारत के बाहर हुआ, तथा तथा आपके पिता भारतीय नागरिक हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती थी। बात समझ में आई ना आप लोगों को कि कैसे कि अगर कोई इंडिया का आदमी जो है जाकर के यूएसए में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, कहीं पर भी भारत के बाहर रहता हो, याद रखिएगा पाकिस्तान में, ठीक है ना, चीन वगैरह में, ऐसे देशों में जिनको की एनिमी एलियंस के तौर पर हम सोचते हैं, उन देशों को भी कभी भी एनिमी एलियन नहीं माना गया था। तो ऐसे देशों में भी अगर कोई रहता होगा तो भी उसे मान लिया जाएगा, बशर्ते पाकिस्तान और बांग्लादेश को एनिमी एलियन तो नहीं, परंतु ऐसे क्षेत्र के रूप में जरूर डिफाइन किया गया जो क्षेत्र आजादी के पहले भारत का हिस्सा थे। तो उन क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ करके दुनिया के किसी देश में भारत का आदमी अगर रहता हो, जो भारत का नागरिक हो, उसकी कोई संतान का जन्म हो, उसे भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। कब तक? 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि क्या ये थोड़ा सा लैंगिक भेदभाव पर आधारित था, है कि नहीं? तो गाइस, यहां पर अगर भारत की महिलाएं अगर विदेश में ब्याही गई हैं, भारत की महिलाएं अगर विदेश में ब्याही गई हैं और उन महिलाओं की कोई संतान हुई, ठीक है ना, और उन संतानों को फिर उनके पिता ने क्या किया, विदेशी पिता ने क्या किया, भारत के लिए खदेड़ दिया, अपने घर से निकाल दिया। बेचारी उन महिलाओं और उनकी संतानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता था, क्योंकि भारत के नागरिकता अधिनियम में ऐसे बच्चों को नागरिक मानने का कोई नियम नहीं था। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी जो है वो पंजाब की एनआरआईज जो बहुएं थी, एनआरआईज जो है मतलब जो घर थे पंजाबियों के, जो कनाडा में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में रहा करते थे। यहां से लड़कियों को ब्याह कर ले जाते थे, चंद वर्षों तक अपने साथ रखते थे, उसके बाद फिर वापस भगा देते थे। न घर की रहती थी, न घाट की रहती थी। इस हालत में उनकी दुर्गति हो रही थी। सरकार ने नियम बदल दिया। 10 दिसंबर 1992 से एक नया नियम चालू हुआ कि अगर आपके माता या पिता किसी के भी पास भारत की नागरिकता है, ठीक है, और आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो ऐसे में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस नियम को 2004 में फिर से बदल दिया गया, क्या कर दिया गया कि सिर्फ माता या पिता के भारतीय होने से नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, ठीक है ना? तो माता या पिता अगर भारतीय नागरिक हैं और संतान का जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो 1 वर्ष के भीतर, कितना? 1 वर्ष के भीतर, जन्म से 1 वर्ष के भीतर नजदीकी दूतावास में उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के लिए भारतीय नागरिकता चाहते हैं और उसे नागरिकता मिल जानी चाहिए। तब जाकर के दोस्तों ऐसे पेरेंट्स जो इंडियन हैं, दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों, उनके बच्चे जिसका जन्म बाहर हुआ है, उनको नागरिकता तब जाकर के मिलेगी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? सपोज अगर आप फॉरेन में चले गए, वहां पर किसी लड़की से आपकी शादी हो गई, आपकी एक संतान होती है, और मान के चलिए कि आपकी संतान जो है वो बर्लिन में होती है, लेकिन बर्लिन में भारतीय दूतावास के अंतर अगर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं कि हाँ भैया हमारा एक बेबी हुआ है और अभी उसको 1 साल की उम्र नहीं हुई है, अभी 1 साल से कम का है और हम चाहते हैं कि भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जाए, तब जाके भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वरना पहले क्या था, आपके पास भारत की नागरिकता है ना, आप दोनों में से एक के पास, बस काफी है, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे जो है भारत के नागरिक हैं। ठीक है? तो दोस्तों आते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले मुद्दे पर।
अभी रजिस्ट्रेशन वाला मुद्दा क्या होता है? देखिए रजिस्ट्रेशन द्वारा अगर हम किसी व्यक्ति के लिए नागरिकता प्रदान करने या नागरिकता प्राप्त करने की बात करते हैं, तो उसको बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना? सॉरी। एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है ना? जस्ट अ सेकंड एवरीवन। हाँ जी, जिसका जन्म जो है वो भारत में हुआ हो। अच्छा, विकास का सवाल सर, इस केस में बेबी को बर्लिन की सिटीजनशिप क्विट करनी पड़ेगी। विकास जी, 18 साल की उम्र तक बच्चे के पास दोनों ही नागरिकता रहती है। 18 साल की उम्र में उसे चूज करना पड़ता है कि वो कौन से देश की नागरिकता को जारी रखना चाहेगा, मतलब भारत की या जर्मनी की या किसी अन्य देश की जिसमें वो रह रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि, है ना, जो कि भारत के इलाके में लगभग 7 सालों से लगातार रह रहा हो, साधारणतया भारत में अपना समय बिताता हो, या भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि भारत के बाहर किसी भी अन्य देश में रहता हो, ठीक है ना, अन्य देश में रहता हो जिसमें कि अविभाजित भारत का इलाका नहीं हो, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में उसको नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका भारतीय मूल हो, चाहे वो भारतीय मूल का न हो, ठीक है, अगर वो व्यक्ति भारत का साधारण निवासी बना हुआ है पिछले 7 साल से, या फिर भारतीय नागरिक से शादी करके पिछले 7 साल से भारत में रह रहा है, ये दोनों ही कंडीशंस में उसे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लायक माना जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है भाई? भारतीय मूल का हो या भारतीय मूल का न हो, या अकेले भारत में रह रहा हो 7 साल से ज्यादातर, या भारतीय लड़के से शादी करके रह रहा हो भारत में 7 साल से, इस कंडीशन में वो भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्टर करने के लायक बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि ऐसे नाबालिग बच्चे जिनके माता या पिता, या जिनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, तो वो नाबालिग बच्चा भी भारत के नागरिकता के लिए रजिस्टर करवा सकता है। अभी हमने पढ़ा ना भाई, विदेशों में किसी बच्चे का जन्म हुआ जिसके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हैं, और उस बच्चे का 1 साल के अंदर अंदर वहां के दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीके का रजिस्ट्रेशन ही हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जैसे अभी होपलेस हो गए हैं बेचारे, 1 घंटा पूरा होते होते उनकी हिम्मत जवाब दे गई है कि यार अब बहुत हो गया, इससे लंबा लेक्चर हम नहीं अटेंड कर सकते। अगर ऐसा किसी के साथ है तो आप फिर तैयारी बंद कर दो, कोई बात नहीं, आप कुछ और करो, क्योंकि अपने आप को अगर तपा नहीं सकोगे, है ना, अपने आप को अगर सता नहीं सकोगे थोड़ा सा, तो बात नहीं बनेगी। हलवा नहीं है बॉस, ठीक है ना। पीसीएस की तैयारी करना, यूपीएससी की तैयारी करना इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। तो ये बात अपने मन में बिठा करके और उसके बाद फिर आपको तैयारी के लिए आगे आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका भी समय, आपके पेरेंट्स के रिसोर्सेस और एफर्ट्स सब कुछ बचेंगे, ठीक है। एनीवेज, in case of any Rohingya living in India for 7 years, will he get the Indian citizenship? Very good question, विकास। मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो पिछले 7 सालों से, लेकिन वो अवैध तरीके से नहीं रहना चाहिए, अवैध तरीके से नहीं रहना चाहिए। अगर रोहिंग्या के पास जिस देश से आए हैं उस देश के प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, अपने प्रॉपर सबूत है कि हम कहां से हैं, हमारा क्या नाम है, क्या आईडी है, सब कुछ है,
डेफिनेटली दे कैन बिकम द सिटीजंस ऑफ इंडिया, डेफिनेटली। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? अब देखो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि एडल्ट हो चुका है, 18 साल के ऊपर का हो चुका है, और वो व्यक्ति कभी भारत का नागरिक था या उसके माता पिता कभी भारत के नागरिक थे, और ऐसे में वो व्यक्ति भारत की नागरिकता दोबारा प्राप्त करना चाहता है। बात समझिए जरा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रह चुका है और फिलहाल वो विदेशी बन चुका है, जैसे कि सुंदर पिचाई जो है वो भारत के नागरिक थे पर फिलहाल वो अमेरिकन बन चुके हैं। अब उनको वापस से इंडियन अगर नागरिकता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 1 साल तक लगातार उनको भारत में स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि बॉस हमें नागरिकता चाहिए, हमें नागरिकता चाहिए। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया ये? है ना? ये चीज बिल्कुल क्लियर है ना भैया? अच्छा, इसमें एक और चीज आप समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, उसके पास ओसीआई कार्ड है। अब ये ओसीआई कार्ड क्या होता है? सॉरी दोस्तों, ओसीआई कार्ड मतलब एक तरीके का प्रिविलेज कार्ड आप मान लीजिए। ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति स्वयं भारतीय मूल का रहा हो या जिसके माता पिता भारतीय मूल के रहे हों, और वो व्यक्ति भारतीय राज्य के द्वारा कुछ विशेष सुविधाओं का फायदा उठाना चाहता है, तो उस विशेष सुविधा सहित एक कार्ड जो है उसका प्रावधान किया गया, जिसको कि ओसीआई कार्ड कहा गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड उसको बोला गया। क्या ये किसी प्रकार की पूर्ण नागरिकता है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं, ये कोई पूर्ण नागरिकता नहीं है। फिर क्या है ये दोस्तों? फिर दरअसल में जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड में जब आप लेते हो तो उसकी कुछ फीस लगती है। उस फीस के चुकाने के बदले में आपको कुछ फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि पिक्चर के टिकटों पर छूट मिलती है, एयरपोर्ट के लाउंज में बैठने पर आपको छूट मिलता है, कहीं पर डिनर करने जाएं तो आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं? फ्यूल पर, है ना, ट्रैवल पर अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं आपके, इसीलिए तो इंसान कार्ड लेता है ना भाई। तो ऐसा ही एक कार्ड जो है वो ओसीआई कार्ड होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होता है। सॉरी, जिस कार्ड के रखने से एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का है सिर्फ वही बनवा सकता है, या जिसके जीवन साथी या स्पाउस जो है वो भारतीय या भारतीय मूल के हैं वही बनवा सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष रियायतें दी जाती हैं भारत में यात्रा करने पर, भारत में आने जाने पर, भारत में रुकने पर। भारतीय नागरिकता में क्या रियायतें दी जाती हैं नागरिकता में? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से लगातार उसके पास क्या है? उसके पास है ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड उसके पास पिछले 5 वर्षों से बना हुआ है, ठीक है ना? और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से ओसीआई कार्ड लेकर के बैठा है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना आसान है उसके लिए भारत की नागरिकता प्राप्त होना। मात्र और मात्र 1 साल तक, ओनली 1 ईयर, अगर वो इंडिया में लगातार रह जाए, उसकी नागरिकता कंप्लीट, वो नागरिक बन जाएगा भारत का रजिस्ट्रेशन करके। बात समझ में आई ना सभी को? कैसे बन जाएगा? अगर ओसीआई कार्ड 5 साल से बनवा रखा है और 1 साल से लगातार भारत में रह रहा है आमतौर पर, तो बस रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, वो रजिस्ट्रेशन करे, भारत का नागरिक बने। ठीक है ना? क्लियर सभी लोगों को? तो गाइस ये जो है ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के द्वारा एक व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्टर कर सकता है। ओसीआई का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से मैं लगभग 15-16 बार तो बता चुका हूंगा। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है श्रेया?
रुद्रा का कहना है कि सर ऋषि सुनक जिनके दादाजी इंडियन थे तो क्या वो भारत के नागरिक बन सकते हैं, और होंगे तो किस कंडीशन के अंदर होंगे? उनके दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट इंडियन ओरिजिन के थे, वो भी अनडिवाइडेड इंडिया के ओरिजिन के थे, तो ऐसे में उन्हें भी भारतीय मूल का नागरिक माना जाएगा। ऐसे में अगर उनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड होगा, ठीक है, तो ही वुड बी राइट। अगर 5 साल से उनके पास कार्ड होगा तो 1 साल इंडिया में रह लेंगे तो ऑटोमेटिकली आकर के 1 साल रह लेंगे तो भारत के नागरिक को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बन सकते हैं। दूसरा, उनकी शादी जो है वो नारायण मूर्ति की बेटी से हुई है जो कि भारतीय नागरिक हैं, तो आपने भारतीय नागरिक से शादी की है, तो ऐसे में अगर आपके पास ओसीआई कार्ड नहीं भी है, फिर भी आप 7 इयर्स तक इंडिया में रह जाए तो भी आप इंडियन सिटीजन रजिस्ट्रेशन के थ्रू बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? और अगर मान के चलिए कि उनका डिवोर्स हो जाए, इनका डिवोर्स हो जाए और फिर भी वो डिवोर्स होने के बावजूद भी तो वो इंडियन ओरिजिन के ही माने जाएंगे, ऐसे में भी वो 7 साल तक इंडिया में रहेंगे तो नागरिकता की रजिस्टर कर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई में डिफरेंस क्या होगा? विकास, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक स्टेटस दिखाता है। क्या दिखाता है? एक स्टेटस दिखाता है कि जैसे अगर मेरे पास, मैं पीआईओ के लिए मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं कि नहीं हूं, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि मुझे सरकारी रिकॉर्ड्स में भारतीय मूल का एक व्यक्ति माना जाए, ठीक है। और ओसीआई क्या होता है? वो एक बेनिफिशियल कार्ड होता है कि मैं पीआईओ तो हूं ही, लेकिन मुझे कुछ विशेष फायदे वाला कार्ड चाहिए, तब जाकर के मैं ओसीआई कार्ड बनवाऊंगा। बात समझ में आ रही है ना? कि मेरा बैंक में अकाउंट है, बहुत अच्छी बात है, तो मैं अकाउंट होल्डर तो हूं ही, लेकिन मैं विशेष कंडीशन, विशेष रियायतें चाहता हूं, तभी मैं क्रेडिट कार्ड जो है अपने पास बनवाऊंगा। कुछ ऐसी कंडीशन आप मान सकते हैं। ओके विकास जी। फिर दोस्तों आते हैं हम लोग नेचुरलाइजेशन वाले पॉइंट पर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति इतने समय से भारत में रह रहा है कि वो बाई डिफॉल्ट भारतीय बन गया, जैसे कि मदर टेरेसा इंडियन बन गई बाई डिफॉल्ट, ठीक है, गणित एवरीवन, ऐसे और भी व्यक्ति हैं जो इंडियन बन गए बाई डिफॉल्ट। ओके, अदनान सामी जो है उन्होंने भी नेचुरलाइजेशन के माध्यम से ही अपनी नागरिकता प्राप्त की थी, ठीक है ना। अब अदनान सामी, टॉम अल्टर के पेरेंट्स इंडिया में ही पैदा हुए थे दोस्त विकास, है ना। टॉम अल्टर जो है इंडिया में ही पैदा हुए थे, और टॉम अल्टर के बेटा जो है ना जेरेमी अल्टर, वो जेरेमी अल्टर भी जो है इंडिया में ही पैदा हुए हैं। आपने कभी यूट्यूब पर अगर एक वीडियो देखा हो, फनी न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, वो स्लैपस्टिक कॉमेडी वाला न्यूज जो है लाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है जेरेमी अल्टर, वो भी मतलब ये दोनों बाप बेटे इंडिया में ही इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। एनीवे, तो ऐसा कोई व्यक्ति किसको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से या प्राकृतिक रूप से किसको भारतीय नागरिकता के लिए योग्य मान लिया जाएगा दोस्तों, इसके लिए बड़ी ही स्पेशल कंडीशन है, बड़ी ही स्पेशल कंडीशन है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो, या उसने ये अनाउंस कर दिया हो कि अगर उसे भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई तो वो अन्य किसी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो ऐसे में ऐसे में उसे एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी दोस्तों। वो क्या कंडीशन है फुलफिल करने के लिए? कि या तो देखो, टोटल मिला करके 15 वर्षों का टाइम कंसीडर किया जाएगा, 15 वर्ष का टाइम कंसीडर किया जाएगा। जिस टाइम पीरियड में दोस्तों या तो वो भारत में निवास कर रहा हो, या तो भारतीय सरकारी नौकरी में हो। आप कहेंगे कि सरकारी नौकरी विदेशी को कैसे मिलेगी? तो आपने कभी पढ़ा होगा कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, अथवा नेपाल, भूटान का
वो सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर तिब्बत का एक माइग्रेंट हो सकता है, या फिर जो है तंजानिया से, युगांडा से, कीनिया से, जिम्बाब्वे से, ऐसे अफ्रीकी देशों से आया हुआ कोई भारतीय मूल का परिवार का व्यक्ति हो सकता है, जो कि साधारणतया भारत में ही रह रहा हो। इस प्रकार की कंडीशंस देखी होंगी ना आप लोगों ने। आप किसी भी गैजेटेड पोस्ट पर या सरकारी प्रॉपर सरकारी जॉब पर अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसी प्रकार के क्वालिफिकेशन डिमांड की जाती है। मतलब कि नेपाली भूटानी भी जो है वो भारत में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में दोस्तों याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 15 वर्षों के दौरान क्या कर रहा हो, पिछले 15 वर्षों के दौरान क्या कर रहा हो कि इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है ना। ये है आपके 14 वर्ष और ये है आपका 1 वर्ष। दोस्तों पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रहा हो, लगातार भारत में रहा हो, मतलब कहीं गया ही ना हो, ठीक है ना। और गया भी हो तो मतलब वही कहने का कि 6 महीने से ज्यादा तक एब्सेंट ना हुआ हो, वरना वो काउंट कर लिया जाता है कि एब्सेंट है, वो चीज नहीं चलेगी। तो 1 वर्षों से यूजुअली वो भारत में रह रहा हो, और उस 1 वर्ष के पहले के 14 वर्ष जो थे, पहले के 14 वर्ष जो थे, उन 14 वर्षों में कुल मिलाकर के दोस्तों, कुल मिलाकर के 11 वर्ष उसने, कुल मिलाकर के 11 वर्ष उसने भारत में बिताया होगा। बात समझ में आई क्या? हाँ जी, कि पिछले 1 वर्ष से तो लगातार रह ही रहा हो, उस 1 वर्ष सपोज की 2004 से, नहीं 2004 नहीं, 2014 से 2015 तक लगातार वो भारत में रहा हो, और 2000 से लेकर के 2014 तक, ठीक है ना, 14 वर्ष होते हैं टोटल मिला करके। इनमें से टोटल जितने दिन वो भारत में रहा है उसका कुल मिलाकर के 11 साल से कम नहीं होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है ना, अब अगर मान के चलिए कि मैं पिछले 2000 से लेकर 2014 तक भारत में रहा हूं, लेकिन मैं बीच बीच में बाहर गया हूं, मैं कभी यूके गया 3 महीना रहा वहां पर, कभी ऑस्ट्रेलिया गया वहां पर 2 महीना रहा, कभी साउथ अफ्रीका गया वहां पर 5 महीना रहा, तो ये सब जोड़ करके माइनस करना पड़ेगा 14 में से। जो वैल्यू आनी चाहिए वो 11 इयर्स से कम नहीं आनी चाहिए दोस्त। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ये 11 साल का क्या चक्कर है ना। ये कुछ वैसी ही बात हो गई कि जैसे आपका पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है 14, प्राप्तांक कितना होना चाहिए, मिनिमम 11 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, है ना। मैक्सिमम 14 में से 11 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए पास करने के लिए, ये कंडीशन है। करेक्ट? क्लियर हो गया सभी को? तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन आपके नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है ना। उसे यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका चरित्र अच्छा है, उसे भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी है, 8वीं अनुसूची की कोई भी एक भाषा उसको पता हो तो अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, उसको अगर नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकरण का एक सर्टिफिकेट दे दिया गया तो वो ये वादा करेगा कि वो भारत में ही अपना बाकी समय साधारणतया बिताएगा, जनरली भारत में ही रहेगा, उसे भारतीय नागरिक के रूप में ही जाना जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? ठीक है। फिर आता है दोस्तों इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, यानी कि वही किसी इलाके को अगर भारत ने कब्जा कर लिया तो ऑटोमेटिकली वहां के लोग भारतीय बन जाएंगे। भाई
अब सपोज दादरा नगर हवेली या गोवा, अब वहां के इलाके को भारत ने अपने जो है देश में मिला लिया, अब वहां के लोग इंडियन हो गए। पहले पुर्तगाली सब्जेक्ट हुआ करते थे, या पौंडीचेरी में पहले फ्रेंच सब्जेक्ट हुआ करते थे। सिक्किम के लोगों को बाय डिफॉल्ट भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एग्जैक्टली रवि, एग्जैक्टली। फिर दोस्तों सिटीजनशिप को कैसे हटाया जा सकता है, ये बात अगर हम समझ लें तो बड़ा आसान है। टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, एक्विजिशन ऑफ अनदर सिटीजनशिप या डिप्रीवेशन, ठीक है ना। अब दोस्तों ये क्या चीजें होती हैं, ये क्या चीजें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। रिनंसिएशन या सॉरी आपका टर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता को या किसी दूसरे नागरिकता आपने स्वीकृत की, तो आपकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आपने एक लेटर लिख दिया, उस लेटर के माध्यम से, ठीक है ना, आप एक बालिग व्यक्ति हैं और आपने भारतीय नागरिकता को त्यागने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को और जनसंख्या रजिस्ट्रार, पॉपुलेशन रजिस्ट्रार को आपने क्या कर दिया, एक लेटर लिख दिया कि मैं भारतीय नागरिकता को त्यागना चाहता। उसे अगर स्वीकार कर लिया गया तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है ना। जो इलीगली इंडिया में रह रहा हो उसको नेचुरलाइजेशन की सिटीजनशिप मिल सकती है क्या प्रियांक जी? इलीगल तरीके से इंडिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नागरिकता नहीं मिल सकती। यहां तक कि अगर उसने शादी भी कर ली हो तो भी वो व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं बन सकता, और उसके बच्चे भी यहाँ के नागरिक नहीं माने जाएंगे। जैसे ही ये सिद्ध हुआ कि वो व्यक्ति एक अवैध घुसपैठिया है, उस व्यक्ति के साथ साथ उस व्यक्ति के बच्चों की नागरिकता भी समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ना, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है डेप्रीवेशन। क्या कहते हैं इसको? डेप्रीवेशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करके भारत का नागरिक बनता है, या कोई व्यक्ति जो है वो विदेशी दुश्मनों के साथ कोई डीलिंग करता है, कोई व्यक्ति जो है संविधान का उल्लंघन करता है और भारत का नागरिकता बनने की, नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके पास भारत की नागरिकता गलत तरीकों से आ गई हो, उसकी नागरिकता छीन ली जाती है, उसे कहते हैं डेप्रीवेशन, उसे कहते हैं डेप्रीवेशन। और अगर भारत का कोई इलाका किसी दूसरे देश के कब्जे में चला गया दोस्तों, तो वो इलाके के लोग भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे। बात समझ में आई? वो इलाके के लोग भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये एक्चुअल में मेन तो तरीके 3 ही होते हैं, 1, 2 और 3, पर ये तरीका भी हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम किसी दूसरे देश के इलाके को कब्जा करने की बात कर सकते हैं, तो कोई दूसरा देश भी हमारे किसी इलाके को कब्जे में ले सकता है कि नहीं? तो वहां के नागरिकों का जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। राइट? क्लियर है सभी लोगों को? ऑलराइट एवरीवन? सॉरी। तो एग्जांपल है थर्ड का अभी तक। पीओके के लोग क्या भारत के नागरिक माने जाते हैं क्या? नहीं माने जाते, नहीं माने जाते, ठीक है बेटा। पीओके के लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाते। ओके, चलो दैट इज ऑल इन टुडेस सेशन। आज के सेशन में इतना ही रहेगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी तबीयत की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई होगी।